नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मतलब परिस्थितियों का आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है और उन परिस्थितियों से निजात पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, आपके अंदर होनी चाहिए। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप अपनी सफलता को लेकर आप घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहिए। समय लगेगा लेकिन आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला 24 अक्टूबर, दूसरा 23 अक्टूबर, तीसरा 21 अक्टूबर, चौथा 17 अक्टूबर। यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रकार से होने वाली बीमारी है, तो वायरस से होने वाली बीमारी है। अब एक प्रश्न यहां ध्यान रखें कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है मित्रों, वायरोलॉजी जो है ये वायरस के अध्ययन को कहा जाता है। साथ ही साथ 2 प्रश्न पूछा जाता है कि पोलियो का टीका किसने खोजा था, तो आपको याद रखना है जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में पोलियो का टीका खोजा था। जबकि ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की जो ड्रॉप ओरल ड्रॉप है उसको किसने खोजा था, तो डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने 1961 ईस्वी में पोलियो के ड्रॉप की खोज की थी। अब वायरस से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं, जैसे अगर हम बात करें रेबीज है, साथ ही साथ मीजल्स है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस है, साथ ही साथ आपको जीका वायरस है, डेंगू है। ये सारे कुछ उदाहरण हैं किसके, जो कि वायरस से होने वाले रोग के नाम से जाने जाते हैं। अब 2022 की पोलियो दिवस की थीम क्या है, तो देखिए एक पिक्चर के माध्यम से यहां दिखाया गया है। यहां देखिए दिया गया है ये हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन जो है ये 2022 की पोलियो दिवस की थीम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। पोलियो मुक्त भारत कब किया गया है, 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त किया गया है। साथ ही साथ यहां से महत्वपूर्ण जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर की बात करें तो पुलिस स्मृति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि 17 अक्टूबर के बारे में बात करें मित्रों तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ पिछले एपिसोड में 2 गलतियां हो गई थी, उसको सुधार कर लीजिए। मेरे द्वारा बताया गया था कि स्वीडन
की राजधानी के रूप में, वो गलती से निकल गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम है। साथ ही साथ इससे पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? रोजर बिन्नी। तो यहां बीसीसीआई का गठन हमारे द्वारा बताया गया था 1924, जबकि ये 1928 ईस्वी है। इसको सही कर लीजिएगा और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। और अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में बने रहते हैं, उनको रिवीजन कर लें। देखिए दिया गया है, पहला 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। बात करें 2 अक्टूबर की तो गांधी जयंती दिवस, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही की पेट की परीक्षा में यह प्रश्न बना हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 अक्टूबर की तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ साथ आपको याद रखना है पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि किसकी स्मृति में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जो दिया गया है चीन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। आपको इसी प्रश्न के माध्यम से आप यहां ट्रंप को ध्यान रखें। ट्रंप जो बाइडेन जी हैं, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। तो आपको जरूर इससे रिलेट कर लेना है कि टाइगर ट्रंप नामक अभ्यास जो है नौसैनिक अभ्यास, वो कहां से होता है? भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है, जिसका पिक्चर यहां आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अमेरिका के साथ भारत किन किन युद्धाभ्यासों में भाग लेता है, तो आपको जरूर याद रखना है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास की बात की जाए मित्रों, तो ये क्वाड देशों के बीच में होता है। अब यही क्वाड देशों को आप जाने कि क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये चारों देश मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें एक युद्धाभ्यास भी एक युद्धाभ्यास है, इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। तो यह भी किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। अब अगर हम बात करें जापान की मित्रों, तो आपको याद रखना है जाइमेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ? भारत और इंडिया के साथ। साथ ही साथ धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ जाइमेक्स। अगर धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की बात की जाए भारत और जापान के साथ। साथ ही साथ आपको याद रखना है मालाबार युद्धाभ्यास, जो कि क्वाड देशों का है। यह भी होता है किसमें? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास और अभी हम लोगों ने बात किया है मालाबार युद्धाभ्यास की, जो कि क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत हिस्सा लेता है, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेता है। अगर हम बात करें चीन की मित्रों, तो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास
किस देश के बीच में होता है? तो भारत और चीन के बीच में आयोजित होता है, हैंड इन हैंड। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, अगर देखें सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ भारत करता है? तो सिंगापुर। किसके साथ मित्रों? सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है। अगर बात करें सिलीनेक्स, साथ ही साथ आपको याद रखना है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और श्रीलंका। कौन है मित्रों? भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स, साथ ही साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। अगर बात करें संप्रीति की, साथ ही साथ बोंगो सागर की, तो ये किसके साथ होता है? बांग्लादेश। किसके साथ मित्रों? बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है। अगर बात करें काजिंद की, किसकी मित्रों? काजिंद की, तो कजाकिस्तान साथ ही साथ भारत के साथ युद्धाभ्यास होता है काजिंद। अगर हम बात कर रहे हैं खंजर की मित्रों, खंजर की, तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास जो होता है इसका नाम है खंजर। सूर्य किरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है मित्रों, यह भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। उम्मीद है इतने सारे युद्धाभ्यास अगर आप याद रखते हैं तो युद्धाभ्यासों से बनने वाले प्रश्न आपके गलत होने वाले नहीं है। आज के सीरीज में एक आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए जो अभी हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में, साथ ही साथ भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी 6 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, उनको रिवीजन के लिए आपके सामने पुनः रखा गया है। देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वांते पाओ को दिया गया है। और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? पैलियो जीनोम के क्षेत्र में कार्य किया है। मेडिसिन के लिए इनको 2022 का पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। और यहां ये किस देश से संबंधित हैं? स्वीडन से संबंधित हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। अगर हम बात करें भौतिक की, तो एलन ऑफसेट हैं, जॉन एफ क्लोसर हैं और एंटोन जिंगलर हैं। इनको दिया गया है किसके लिए? क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है 2022 का भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगर हम बात करें रसायन की, तो कैरोलिन बैट्रोजी हैं, मार्टिन मेंडल हैं, बेरी शार्पलेस हैं। इनको दिया गया है क्लिक रसायन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें शांति की, आपको जरूर याद रखना है इसमें 2 संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति हैं। आलिस बिलियात्स्के जो हैं ये बेलारूस के हैं। कहां के हैं? बेलारूस के हैं। और अगर मेमोरियल की बात करें और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी की बात करें, मेमोरियल की बात करें यह संस्था के रूप में है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की बात करें तो यह भी संस्था के रूप में है। और ये दोनों कहां से संबंधित हैं? रूस और यूक्रेन से संबंधित हैं। और ये मानवाधिकार के अधिकारों के लिए लड़ाई करने वाले या मानवाधिकार के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं हैं। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें साहित्य की, तमाम बार यह प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एनेक्स को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अगर अर्थशास्त्र की बात करें, बेन बेनार्क हैं, डगलस डायमंड हैं, फिलिप डिलिग हैं। ये कहां से संबंधित हैं? यूएसए से संबंधित हैं। और ये 2022 महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार हैं। आपको एक से अधिक बार अगर इनको आप रिकॉल करेंगे, यकीन मानिए याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा, प्रश्न आपका कभी भी बनेगा तो आपका गलत होने वाला नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में यूएसए स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द आबुर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पहला दिया गया है मीरा कांडासामी, दूसरा दिया गया एंजेला मार्केल, तीसरा करीम बेंजोमा, चौथा स्वदेश चटर्जी। यहां दोस्तों हमारा सही विकल्प जो होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। स्वदेश चटर्जी जी को भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध हैं या जो राजनीतिक संबंध हैं उनको और मजबूत बनाने के क्षेत्र में इन्होंने मजबूत कार्य किया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वदेश चटर्जी जी को आबुर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के द्वारा।
अब अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की मित्रों, तो आपको जरूर याद रखना है, ये सारे भी चर्चा में रहे हैं। हरमन कैस्टन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मीरा कांडासामी को। इन्होंने खुले तौर पर लिंग भेद, जाति भेद, साथ ही सामाजिक अव्यवस्था के लिए विरोध किया, जिसके कारण हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? मीरा कांडासामी को। अगर हम बात करें एंजेला मार्केल की, तो आपको जरूर याद रखना है, ये पूर्व जर्मनी की चांसलर रही हैं और इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार, साथ ही साथ नानसेन पुरस्कार, जो कि शरणार्थियों के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य है, इसके लिए पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें करीम बेंजोमा की, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, जिसे बैलन डी ओर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार के से पुरुष वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है? तो करीम बेंजोमा को। जबकि आपको महिला वर्ग की बात की जाए मित्रों, तो एलेक्सिया पुटलेस को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और सर्वाधिक बार बैलन डी ओर पुरस्कार विजेता के रूप में कौन रहे हैं? तो लियोनेल मेसी रहे हैं। ये 7 बार बैलन डी ओर पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में रहे हैं। साथ ही साथ पुरस्कारों की बात हो रही है, तो आपको यही जरूर याद रखना है, विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएसए की डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात कर ले यही व्हीटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्हीटली अवार्ड से चारुतास मिश्र जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात कर लें, 31वां व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। असगर वजाहत जी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इनकी कृति क्या है? महाबली जो है इनकी कृति है, इसके लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यही 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? रामदरस मिश्रा। इनकी कृति जो है, आपको ध्यान रखना है, मैं तो यहां हूं के लिए इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है, पहली भारतीय महिला जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टॉम ऑफ द सैंड के लिए, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है डेरीज ने, आपको ध्यान रखना है, गीतांजलि श्री है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में निरशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? यहां देखिए, यहां निरशस्त्रीकरण सप्ताह बात हो रही है निरशस्त्रीकरण की, तो हमारे विकल्प जो दिए हैं, सितंबर माह का पहला सप्ताह, दूसरा दिया गया 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, तीसरा दिया गया 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, चौथा दिया गया है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। सबसे पहले इसका उद्देश्य समझें तो संयुक्त राष्ट्र निरशस्त्रीकरण आयोग, जिसकी स्थापना 1952 में होती है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य है विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना या विश्व में शांति व्यवस्था को बहाल रखना, जिससे शस्त्रों का उपयोग देश में कम से कम जगहों पर हो, जिससे मानवता की बचत की जा सके, मानवता को बचाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के द्वारा जागरूकता प्रसारित करने के लिए 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य में विश्व निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, जिसकी स्थापना 1952 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इस संस्थान के द्वारा। अगर हम बात करें सितंबर माह के पहले सप्ताह को मित्रों, तो यहां पर आपको याद होगा पोषण
सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ स्वच्छ जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अगर हम बात करें स्वच्छ जल एसडीजी इंडेक्स में, किस इंडेक्स में है? तो इंडेक्स नंबर 6 में स्वच्छ जल की बात है। और अगर हम बात करें भुखमरी की, तो भुखमरी की बात जो है यहां इंडेक्स नंबर 1 में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है रक्तदान महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया गया। अगर 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर की बात करें तो स्वच्छता सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को मिशन स्वच्छता प्रारंभ किया गया था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि गांधी जयंती होती है और स्वच्छता 2.0 जो है यह प्रारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य 2024 तक का रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब बात हो रही स्वच्छता की, तो आपको जरूर इंडेक्स याद रखना है। अगर हम बात करें हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है और लगातार छठवीं बार किसे? इंदौर जो शहर है मित्रों, इसको लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें शहर से, तो राज्य के रूप में किसे चुना गया है? स्वच्छ राज्य के रूप में तो मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चुना गया है। और अगर हम बात करें यहीं पे महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि ग्रामीण स्वच्छता में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो तेलंगाना। कौन सा मित्रों? तेलंगाना राज्य जो है ग्रामीण स्वच्छता में पहले स्थान पर रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां एक श्रेणी और बनाई गई थी कि गंगा किनारे कौन स्वच्छ शहर? 10 लाख से अधिक आबादी वाला और 10 लाख से कम आबादी वाला। तो आपको जरूर याद रखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम है तो आपको याद रखना है 10 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की सूची में किसे चुना गया है? तो बिजनौर को चुना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में सितरंग चक्रवात का प्रभाव कहां देखा गया? अत्यंत महत्वपूर्ण है सितरंग ये चक्रवात। अब देखिए चक्रवात से प्रश्न पहला तो ऐसा बन जाता है कि यह चक्रवात का नामकरण किसने किया, कि यहां पर देखा गया और सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को हुआ या कहां पर हुआ, यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए विकल्प के माध्यम से हम देखें। पहला दिया गया बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर ये सही होगा। बंगाल की खाड़ी में सितरंग चक्रवात देखा गया। आपको एक पॉइंट याद रखना है जियोग्राफी की दृष्टिकोण से कि चक्रवात कहां बनते हैं या कैसे बनते हैं। जिस स्थान पे निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर होता है, वहीं पे चक्रवात बनता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सितरंग का नाम किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड। किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। और ये कहां देखा गया? बंगाल की खाड़ी में देखा गया। और ऐसा मानना है कि 2018 में तितली नामक एक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। उसकी तुलना में इसकी जो गति है उसकी तुलना में अधिक है। इसी कारण वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 2018 में जो तितली चक्रवात आया था उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक कौन है? सितरंग चक्रवात। अब आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कि सितरंग चक्रवात कहां पर देखा गया है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इससे प्रभावित देश के रूप में अगर बात करें तो बांग्लादेश, साथ ही साथ भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है यह प्रभावित माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका नामकरण किसने दिया था? थाईलैंड के द्वारा। और 2018 के बाद इतनी अधिक गति वाला जो है वो पहला चक्रवात था, कौन? सितरंग। अब देखिए अगर यहां महत्वपूर्ण जानकारी हो रही है आपसे
कि चक्रवातों के संबंध में तो कुछ अन्य देश हैं जहां पर इन चक्रवातों को अनेक नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है। आइए उस सूची को हम देखें और वहां से भी प्रश्न लगातार बनता है। देखिए दिया गया है कैरेबियन सी में अगर बात करें तो चक्रवात का नाम हरिकेन है। क्या है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगर चाइना की बात करें मित्रों तो चाइना में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है और जापान में टाइफू के नाम से, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है और फिलीपींस की बात करें तो बागियो जो है ये फिलीपींस में चक्रवात को बोला जाता है। अमेरिका में पुनः आप बात करें तो हरिकेन के नाम से या टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां आप विकल्प के माध्यम से अगर देखें तो यहां प्रशांत महासागर का भी आपका विकल्प में जिक्र हुआ है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है दुनिया का एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसके नाम पे किसी देश का नाम पड़ा है वो भी अपने प्यारा भारत वर्ष है। हिंद महासागर से हिंदुस्तान का नाम पड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं पूछी जाती हैं। जैसे जो 5 महासागर विश्व में सबसे बड़े महासागरों का क्रम है उसमें सबसे गहरा बिंदु या उनकी गहराई किसकी कितनी है, यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। तो आइए उसी सूची में हम इसको भी देख लें। देखिए यहां दिया गया महासागर और गर्त। अगर बात की जाए मित्रों कि सबसे बड़ा महासागर पांचों में कौन सा है तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसकी सबसे जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है इसे मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। अगर बात करें अटलांटिक महासागर की तो प्यूर्टो रिको गर्त है जिसकी गहराई जो है 8385 मीटर है। अगर बात करें हिंद महासागर की तो सुंडा गर्त, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सुंडा गर्त किस महासागर की गहराई वाला गर्त है तो हिंद महासागर का है। अगर आर्कटिक महासागर की बात करें तो यूरेशियन गर्त जो है इसकी गहराई वाला बिंदु है। आपको पुनः देख लेना है, हिंद महासागर मैरियाना गर्त है और अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको गर्त है, जबकि हिंद महासागर का सुंडा गर्त है और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन गर्त है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यात बाजार कौन सा देश बना है? मतलब निर्यात बाजार से बात हो रही है कि कौन सा देश बना है। विकल्प हमारे दिए हैं, पहला फ्रांस, दूसरा यूएसए, तीसरा चीन, चौथा नीदरलैंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। आपको पुनः याद रखना है। आप यहां देखिए तीसरा निर्यात के रूप में कौन बना है तो नीदरलैंड बना है। अब भारत से व्यापार प्लस प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस देश के साथ व्यापार प्लस का व्यापार करता है, तो आप हमेशा याद रखें भारत यूएसए के साथ व्यापार प्लस का व्यापार करता है, प्लस व्यापार करता है। मतलब यहां पर भारत की जो वृद्धि है या व्यापार का जो क्रम है यह हमेशा वृद्धि में होता है। अगर बात करें भारत किस देश के साथ ऋणात्मक व्यापार करता है तो चीन के साथ मित्रों हमेशा भारत ऋणात्मक व्यापार करता है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या है मित्रों? पेरिस है। साथ ही साथ ये किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। अगर यूएसए की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, ये पोटामेक नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें चीन की तो इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग है। आपको एक प्रश्न जरूर याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो यूफ्रेटस नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की तो अभी बात हुआ नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। अब यहां से व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई 2021-22 में किस देश से प्राप्त हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर से भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई गया है तो आपको याद रखना है वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। और साथ ही साथ याद रखना है किस क्षेत्र में? तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुई है भारत को। अगर हम महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित और चीजें देखें तो आपको जरूर याद रखना है
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहां मित्रों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर हम बात करें कांस फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला देश कौन था? तो भारत था। और इसका आयोजन कहां किया जाता है कांस फिल्म का? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाता है। और जूरी मेंबर में शामिल कौन हुई थी? तो आपको याद रखना दीपिका पादुकोण जो है इस जूरी मेंबर में शामिल हुई थी। अगर हम बात करें यूएसए की तो आपको याद रखना है पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है यूएसए में? तो आपको याद रखना है कमला हैरिस। कौन है मित्रों? कमला हैरिस हैं, इनको चुना गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है चीन के साथ अगर बात किया जाए तो ब्रिक्स देशों का जो 14वां बैठक है इसका आयोजन कहां किया गया था? तो 14वां बैठक चीन में किया गया था, जबकि 13वां बैठक कहां किया गया था? भारत में। और 15वां भी व्यवस्थित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये दक्षिण अफ्रीका में 2023 में ब्रिक्स देशों की बैठक 15वीं बुलाई जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। और इस प्रश्न को देखने से पहले एक महत्वपूर्ण यहां मैप दिखाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप जिस देश के बारे में बात कर रहे हो उसको मैप के माध्यम से अगर आप देख लेते हैं तो पिक्चर आपके दिमाग में छप जाता है, या आपका उसका एक व्यू आपके नजरों में आ जाए तो उसका जो जानकारी है और एथेंटिक हो जाती है, या आपके लिए वो सुविधाजनक हो जाता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे नीदरलैंड की, तो यहां देखिए ये पहला जो देश इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है ये जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी क्या है मित्रों? बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। ये येल्ब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? येल्ब नदी के तट पर है। साथ ही साथ आप देखो यहां दिया गया बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अब यहीं आप याद कर लें नाटो जो समूह है इसका मुख्यालय कहां है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगर बात की जाए यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है? तो यह भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। अभी बात हो रही थी नीदरलैंड की, तो आप देखिए नीदरलैंड की राजधानी कहां स्थित है? तो एम्स्टर्डम। देखिए एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है जो कि यहां स्थित है। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो नॉर्थ सी के साथ सीमा साझा करता है कौन? नीदरलैंड। साथ ही साथ बेल्जियम और जर्मनी के साथ अपनी सीमा बनाता है कौन? नीदरलैंड अपनी सीमा बनाता है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में गुजरात में नव वर्ष का शुभारंभ किस वर्ष के रूप में किया गया है? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है बेस्टू वर्ष, दूसरा दिया गया है नवरोज, तीसरा दिया गया है नव संतावर, चौथा दिया गया गुड़ी पड़वा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, बेस्टू वर्ष के रूप में गुजरात के द्वारा नव वर्ष की शुरुआत गुजरात में कब होती है? तो बेस्टू वर्ष के रूप में होती है। और ये दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसी समय से नव वर्ष को प्रारंभ किया जाता है गुजरात के द्वारा। अब यहां पर गुजरात की बात हो रही है तो आपको जरूर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना है। अगर हम बात करें गुजरात की दोस्तों, तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का 2 राज्यों का गठन हुआ था। इसी कारण प्रत्येक 1 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो आचार्य देवव्रत जी जो हैं गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में हैं। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि तैयारी निर्यात सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो गुजरात राज्य जो है दोस्तों ये पहले स्थान पे है। साथ ही साथ याद रखना है WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां खोला जाएगा?
तो जामनगर गुजरात। कहां मित्रों? जामनगर गुजरात में खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है, तो इसका आयोजन कहां किया गया था? गुजरात में किया गया था, जिसका शुभंकर क्या था? सावज। 37वां कहां होगा दोस्तों? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा? तो गोवा में किया जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कहां लगाया गया? तो कलोल। कहां मित्रों? कलोल गुजरात में लगाया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो लोथल में किया जा रहा है, और यह कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है, और यह हड़प्पा सभ्यता का पत्तन के रूप में जाना जाता था। अब यहां बात हो रही है नव वर्ष के शुभारंभ में, तो तमाम सारे धर्मों में अनेक त्योहार हैं, वहां से नव वर्ष की शुरुआत होती है, और यहां ये कला और संस्कृति का प्रश्न है, यहां से भी लगातार प्रश्न बनते हैं, तो यकीन मानिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो त्योहार हैं जहां से नव वर्ष प्रारंभ होता है, वो आपके सामने एक श्रेणी के रूप में आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो उसको देखिए, यहां देखिए दिया गया है नव संतावर जो है ये कब से? ये हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है कब से? ये 9 से प्रारंभ होता है। अगर बात करें गुड़ी पड़वा या उगादि की, तो ये मराठी नववर्ष यहां से प्रारंभ होता है। नवरेह, ध्यान दीजिएगा, नवरोह और नवरेह में अंतर ना हो तो आप जरूर समझिएगा। नवरेह जो है ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नववर्ष यहां से प्रारंभ होता है। अगर बात करें विशु की, तो मलयालम नववर्ष विशु के त्योहार से, और बैसाखी की बात करें तो सिख धर्म में नववर्ष बैसाखी से प्रारंभ होता है। देखिए नवरोज आ गया, नवरोज पारसी नवरोज जो है ये पारसी नववर्ष की शुरुआत है, जबकि हिजरी की बात करें तो ये इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और इन सारे प्रश्नों का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके प्रश्न अगर पेपर में आ रहे हैं कला संस्कृति से, इन प्रश्नों से, तो वो गलत ना होने पाए। आपको हमेशा इसी नाते ऐसे सारे प्रश्नों से रूबरू कराया जाता है कि आने वाली परीक्षा में आप 100% सही आंसर देके आए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला दिया गया पुष्पा द राइज, दूसरा दिया गया पंथेर पंचाली, तीसरा दिया गया शेरशाह, चौथा दिया गया है छेलो सो। अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यहां जाने की कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर नंबर बी सही होगा। पंथेर पंचाली जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। ये किसके द्वारा निर्देशित है? तो ये सत्यजीत रे जी द्वारा ये निर्देशित है। साथ ही साथ ये बंगाली उपन्यास से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको जरूर याद रखना है 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय म्यूनिख में है, जो कि जर्मनी का एक शहर है। यहां पर इसका मुख्यालय है, और इसी के द्वारा पंथेर पंचाली को अभी तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में चुना गया है, जो कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित किया गया फिल्म है और बंगाली उपन्यास से लिया गया है। अब अन्य विकल्प के रूप में अगर हम देखें मित्रों, तो आपको याद रखना है फिल्म फेयर पुरस्कार, यह क्रम कौन था? 67वां था। फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया? तो शेरशाह। किसे मित्रों? शेरशाह को चुना गया। अगर अभिनेता की बात की जाए तो रणवीर सिंह। कौन है मित्रों? रणवीर सिंह हैं, और इनकी फिल्म 83 के लिए। और अभिनेत्री के रूप में अगर बात करें तो कीर्ति सेनन। कौन है मित्रों? कीर्ति सेनन है, और इनकी फिल्म क्या है? मिमी है। क्या है मित्रों? मिमी है। अगर हम यही बात करें, इसी क्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह क्रम कौन है? 68वां। आप ध्यान रखना है 68वां। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय देवगन, साथ ही साथ
सूर्या को बेस्ट अभिनेता के रूप में चुना गया है, अजय देवगन को तानाजी एंसांग वॉरियर के लिए, जबकि सूर्या को सोरा रई पोट्रू के लिए बेस्ट अभिनेता के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें अभिनेत्री की तो अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट अभिनेत्री के रूप में भी चुना गया है, और फिल्म क्या है तो सोरा रई पोट्रू के लिए चुना गया है। अगर हम यही याद कर पाए मित्रों तो हम लोगों ने बात कर रखा है कि ऑस्कर तो सबसे पहले ये जाने मित्रों कि एक क्रम कौन था, 94वां था, और आपका इसका आयोजन कहां किया जाता है, लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में स्थित है। और यहां पर बेस्ट फिल्म कौन सी रही, कोडा मित्रों बेस्ट फिल्म रही, और बेस्ट अभिनेता के रूप में बेल स्मिथ रहे, और जेसिका चेस्टन बेस्ट अभिनेत्री के रूप में रही, और जैन कैपियन जो है मित्रों बेस्ट निर्देशक के रूप में रहे। अगर हम बात कर लें यही कांस फिल्म की, कांस फिल्म समारोह में कौन सा फिल्म रहा, और बाफ्टा फिल्मों में अगर देखें तो इन दोनों में आपको याद रखना है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग जो है ये बेस्ट फिल्म रही, और अभिनेता के रूप में बेल स्मिथ, अभिनेत्र और निर्देशक के रूप में जैन कैपियन ही रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में छेलो शो आपको भूलना नहीं है, छेलो शो को 2023 के ऑस्कर अवार्ड में आधिकारिक रूप से किस फिल्म को, किस भारतीय फिल्म को चुना गया है तो छेलो शो को चुना गया है। यह गुजराती फिल्म है, कौन सी है, गुजराती फिल्म है, और इसका हिंदी वर्जन क्या है, लास्ट फिल्म या लास्ट शो जो है इसका अंग्रेजी वर्जन का नाम है। अगर हम बात करें हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किसे की गई है तो आशा पारेख, किसे मित्रों, आशा पारेख को दिए जाने की घोषणा की गई है। 51वां किसे दिया गया था तो आपको याद रखना है 51वां रजनीकांत जी को दिया गया था, 50वां अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, पहला किसे दिया गया था तो देविका रानी को दिया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको फिल्मों से संबंधित आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पंथेर पंचाली जो है इसकी एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, आप इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री नियुक्त की गई हैं। यहां देखिए पहला दिया है कनाडा, दूसरा दिया गया न्यूजीलैंड, तीसरा दिया गया ब्रिटेन, चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो सुएला ब्रेबरमैन को चुना गया है। इससे पहले लिज ट्रेस की सरकार में कैबिनेट में भी शामिल गृह सचिव के रूप में कौन थी तो सुएला ब्रेबरमैन थी। साथ ही साथ इससे पहले बोरिस जॉनसन के शासनकाल में भी प्रीति पटेल जो थी यहां गृह सचिव के रूप में नियुक्त थी। आपको ध्यान रखना है यहां पर क्योंकि ये ब्रिटेन से संबंधित है तो ये चर्चा में भी बनी है, तो आपको जरूर याद रखना है ब्रिटेन हाल ही में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनका क्या नाम है ऋषि सुनक। कौन है ऋषि सुनक जी जो हैं ये चुने गए हैं 57वें प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रेस के इस्तीफे के बाद। अगर हम बात करें गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेबरमैन को चुनी गई हैं और इन्हीं को एलिजाबेथ क्या मित्रों एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें लीज ट्रेस की तो लीज ट्रेस जो है ब्रिटेन की सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री के रूप में है, मात्र 45 दिन इनका कार्यकाल रहा है। अगर हम बात करें हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय का लंबे समय के बाद मतलब 7 दशक के कार्यकाल के बाद निधन हुआ है, तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि नए सम्राट किसे चुना गया है तो आप ध्यान रखें किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों चुने गए हैं, तो आपको याद रखना है रानिल विक्रम सिंधे ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, जबकि दिनेश गुणवर्धने
गुणवर्धने जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें इराक, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। यहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? अब्दुल लतीफ जी को क्या बनाया गया है? इराक का 9वें राष्ट्रपति। कौन? 9वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इसी तरह हम देखें मित्रों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो एंथोनी एल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में आपको याद रखना है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो मोहम्मद बिन सुल्तान जी को चुना गया है क्या? सऊदी अरब का प्रधानमंत्री के रूप में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। साथ ही साथ कनाडा से याद रखें 65वां संसदीय सम्मेलन कहां बुलाया गया? कनाडा में। और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो एंथोनी एल्बानीज को चुना गया है। और ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है कि प्रधानमंत्री के रूप में 57वें ऋषि सुनक, जबकि गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेवरमैन को चुना गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को लाइसेंस किस मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया विदेश मंत्रालय, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय, चौथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर सी सही होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन, साथ ही साथ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और इनका मतलब जो आर्गुमेंट है या इनका जो कहना है कि यहां पर जो फंडिंग हो रही थी, विदेशों से जो फंडिंग हो रही थी, उसमें अनियमितता देखी गई, साथ ही साथ टैक्स के मामले में भी अनियमितता देखी गई, इसी कारण इसे निरस्त कर दिया गया। अगर हम बात करें गृह मंत्री के बारे में, तो कौन है गृह मंत्री भारत के? तो गृह मंत्री, साथ ही साथ पहले भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी जो हैं, ये गृह मंत्री के साथ साथ पहले सहकारिता मंत्री के रूप में हैं। अगर हम बात करें संस्कृति मंत्रालय की, तो जी किशन रेड्डी जी जो हैं, ये संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बात करें विदेश मंत्रालय की, तो यस जयशंकर जी जो हैं, ये विदेश मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और महिला बाल विकास मंत्रालय के बारे में बात करें, तो स्मृति ईरानी जी हैं। साथ ही साथ यह अल्पसंख्यक मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या नाम कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। किसका नाम? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपसे उसी समय बात हो रखी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। कब मित्रों? 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा। और कहा जाता है कि ये डफरिन जो वायसराय थे डफरिन के दिमाग की उपज क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसकी दिमाग का उपज था। ये
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर रिकॉल करने हैं, याद रखने हैं। साथ ही साथ इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। दो शब्द यहां देखिए पुनः लिखे गए हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। मतलब आपको सलाह देने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपका काम सिर्फ केवल आप ही कर सकते हो। और ये आप गांठ मान लीजिए कि आप ही अपने आप को सफल बना सकते हो, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बने रहें, अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।